तो भाई एनडीए के अंदर लफड़ा यहां पर शुरू हो चुका है। मोदी जी का परिवार है, कोई किसी से नहीं लड़ता। 240 सीटों पर क्या है, सबने आपस में एक दूसरे से लड़ना शुरू कर दिया। और हालत यह है कि एकनाथ शिंदे जो है क्लियरली मोदी जी के कैंपेन के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। यस, अब की बार 400 पार की वजह से हमारे को नुकसान पहुंचा, ये कहना है एकनाथ शिंदे का। जरा सुनो कि क्या कह रहे हैं। पिछले 10 साल में जो मोदी जी ने काम किया, मोदी जी अभी तीसरी बार 10 साल में जो काम किया मोदी जी ने, हमने देखा है कि इतने निर्णय उन्होंने लिए कि पिछले 50-60 सालों में निर्णय नहीं हुए थे, उतने निर्णय 10 साल में हुए। लेकिन क्या हुआ, इसके अंदर कुछ फॉल्स नैरेटिव सेट करने की वजह से ये कुछ जगह पर हमें नुकसान हुआ है। महाराष्ट्र में भी नुकसान हुआ है। संविधान बदलेंगे, ये होगा, रिजर्वेशन जाएगा, फलाना होगा, कुछ भी नहीं होने वाला था। लेकिन 400 पार वाला आंकड़ा जो है, उसके वजह से लोगों के दिमाग में एकदम पहले शुरू में बड़ी बड़ी बातें करी मोदी जी ने, 10 साल में बहुत बड़े बड़े काम किए, और उसके बाद एकदम से जमीन पे नीचे गिरा दिया कि 400 पार के नारे की वजह से हमारे को बहुत नुकसान पहुंचा है। साफ साफ ये बोल रहे हैं एकनाथ शिंदे कि मोदी जी आपकी वजह से महाराष्ट्र में सीट कम आई है। अब इस टाइम पर एक दूसरे के ऊपर ब्लेम गेम भी शुरू हो चुका। वाह, पॉपकॉर्न लेकर आओ भैया, मजा आ रहा है बहुत ज्यादा। इनफैक्ट आपको ये भी बताना चाहूंगा साथ में कि अजीत पवार की जो पार्टी है वो पहले ही नाराजगी दिखा चुकी है। प्रफुल्ल पटेल ने कहा था कि भैया हम खुश नहीं है जो हमारे को मंत्री पद यहां पर दिया जा रहा है उससे। लेकिन बहुत सारे लोग यहां पर ये नैरेटिव सेट करेंगे, गोदी मीडिया वाले, कि एनडीए में सब चंगा। अब इसी के साथ आपको दिखाना चाहता हूं, ये भी ज्यादा मीडिया ने कवर नहीं करा। 2 दिन पहले एकनाथ शिंदे की जो पार्टी है उसकी बकायदा एक मीटिंग बुलाई गई, सारे के सारे एमएलए को बुलाया गया। और उस मीटिंग का एजेंडा ये था कि बीजेपी की जो इंटरफेरेंस है शिवसेना के अंदर वो लगातार बढ़ती चली जा रही है, और एमएलए जो हैं शिवसेना के वो इसको लेकर काफी ज्यादा नाराज थे। इसी वजह से ये मीटिंग पूरी बुलाई गई, और साफ साफ दिखाई दे रहा है भाई यहाँ पे कि एनडीए के अंदर बगावत ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। मोदी का परिवार। अब जहां पर ये तो रही महाराष्ट्र की बात, इसके अलावा यूपी में भी लफड़ा शुरू हो चुका है। नहीं, उसके लिए अभी वेट करना पड़ेगा मोदी वर्सेस योगी के लिए। लेकिन अभी मैं बात कर रहा हूं वेस्टर्न यूपी के बारे में। संगीत सोम जो कि इनके एक बड़े नेता है वेस्टर्न यूपी के, और संजीव बालियान, इन दोनों के बीच में लफड़ा शुरू हो गया है। संगीत सोम ने संजीव बालियान के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। यस, अपनी ही पार्टी के लोग एक दूसरे को भ्रष्ट बता रहे हैं। और खेलो इस तरीके के खेल, खेलिए मीटिंग। मित्र के जरिए ऑस्ट्रेलिया में खरीदे हैं जमीनें। मां पिता ने 2 बार ऑस्ट्रेलिया जाकर जमीनें खरीदी हैं। शुक्रताल में बालियान ने 800 बीघा जमीन खरीदी है। अपनी कंपनी का एफओको से अनुबंध करोड़ रुपए कमाए हैं बताया जा रहा है। शुगर मिल से कच्चे माल से खाद की फैक्ट्री लगाई है। सपा नेताओं के साथ स्टील प्लांट कारोबार में साझी भी हैं वो, और चिलर प्लांट लगाने में मंत्री पद का इस्तेमाल भी किया उन्होंने। वही चिल्लर प्लांट लगाने के लिए मंत्री पद का इस्तेमाल किया। सपा के लोगों के साथ मिलकर के काम कर रहे थे संजीव बालियान। और वहीं दूसरी तरफ मोदी जी पिछले 5-10 साल से ये गला फाड़ रहे हैं, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, या फिर जो भी खाएगा उसको मैं सलाखों के पीछे डाल करके रख दूंगा। मोदी जी आपके अपने लोग आपकी नाक के नीचे खा रहे थे इस तरीके से, पेट भर भर के डकारे मार रहे थे खट्टी खट्टी, आपको पता नहीं चल रहा था। अब देखो क्लियरली यहां पर दिखाई दे रहा है कि एनडीए के अंदर बगावत शुरू हो चुकी है, ई लफड़े यहां पर शुरू हो चुके हैं। और आने वाले दिनों में हो सकता है योगी वर्सेस मोदी भी इसी तरीके से आपको सोशल मीडिया या फिर टीवी चैनल्स पे देखने को मिल जाए। लेकिन अभी तक गोदी मीडिया ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि भैया मोदी जी के अंडर सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। एनडीए के जितने भी पार्टनर्स हैं बहुत ज्यादा खुश हैं, पुराने पार्टनर्स इतने ज्यादा दुखी हैं। चंद्राबाबू नायडू और नीतीश बाबू जैसे लोग सोचो कभी भी यहां पर पलटी मारने का काम कर सकते हैं। और उसके ऊपर से भारतीय जनता पार्टी की ढीठ हरकतें, जिस तरीके से इन्होंने मंत्री पद का यहां पर एलोकेशन किया है, साफ साफ देखा जा सकता है कि अभी भी ये लोग अपने अलायंस को ज्यादा जगह नहीं दे रहे। ऐसे में अलायंस के लोग कभी भी इनका साथ छोड़ सकते हैं, और उसके बाद क्या होगा, मोदी जी का ताल तो पाल। अब जहां पर एनडीए में और बीजेपी में तो लफड़े शुरू हो ही चुके हैं, उसके अलावा भी आपको दिखाना चाहता हूं सोशल मीडिया पे एक तगड़ा लफड़ा शुरू हो चुका है ध्रुव राठी और टेक्निकल गुरुजी के बीच में। यस, अब आपके दिमाग में एक सवाल आएगा कि ध्रुव राठी के साथ टेक्निकल गुरुजी क्यों यहां पर भिड़ रहे हैं, या फिर दोनों का लफड़ा क्यों चल रहा है। इसका आपको जवाब दूंगा थोड़ा सा आगे चल के। लेकिन कहा क्या है टेक्निकल गुरुजी ने, क्या बात बोली है, जरा इसको पहले देख लेते हैं। टेक्निकल गुरुजी ने अपने ट्विटर अकाउंट पे ट्वीट करके एक वीडियो डाली है, और साथ में लिखा है, जर्मन शेफर्ड्स माइट लुक डेंजरस एट फर्स्ट बट फ्यू ट्रीट्स लेटर दे आर जस्ट स्केरी लुकिंग इडियट्स। अब जिन लोगों को नहीं पता उनको बता देना चाहता हूं कि यहां पर जर्मन शेफर्ड जो है ध्रुव राठी को कहते हैं उनके हेटर्स। और यार ये बहुत ही ज्यादा सिली बात मुझे लगती है। मतलब अगर मुझे मोदी जी की कोई बात पसंद नहीं है
तो मैं उनको क्रिटिसाइज कर सकता हूं, किसी भी फैक्ट के ऊपर उनके ऊपर सवाल खड़े कर सकता हूं, लेकिन क्या मैं उनको किसी कुत्ते की ब्रीड के नाम से बुलाऊंगा या फिर किसी जानवर की ब्रीड से बुलाऊंगा? तो ये पूरी तरीके से गलत हो जाएगा भाई, ये मेरे पार्ट पे गलत होगा। इसी तरीके से जब ये सो कॉल्ड नेशनलिस्ट लोग जो है, इनके पास कोई भी तर्क नहीं रहता ध्रुव राठी की बातों का, तो ये ध्रुव राठी को जर्मन शेफर्ड बुलाने लग जाते हैं। अबे भैया लॉजिक निकाल करके लेकर आओ, गालियां तो यहां पर अनपढ़ लोग भी दे लेते हैं। कौन है ये लोग? एक बार जरा स्क्रीन पर इस वीडियो को भी देख लेते हैं जो कि टेक्निकल गुरुजी ने यहां पर पोस्ट किया है। वैसे तो गुरुजी के ज्ञान की जरूरत यहां पर किसी को भी नहीं है। हाँ भैया, बहुत बढ़िया बात चल रही है। यहां पर टेक्निकल गुरुजी जो है एक डॉग को खाना खिला रहे हैं। वैसे तो मुझे समझ में नहीं आ रहा इस पूरे के पूरे फ्रेम में कौन ज्यादा वफादार है, टेक्निकल गुरुजी या फिर ये जर्मन शेफर्ड। इसके अलावा टेक्निकल गुरुजी का जो कुर्ता है उसका जो रंग है वो क्लियरली ये बता रहे हैं कि आखिरकार टेक्निकल गुरुजी करना क्या चाह रहे हैं। कल मैंने आपको दिखाया था कि बहुत तगड़ा मेल्टडाउन हुआ था यहाँ पर राइट विंगर्स का, और सारे के सारे राइट विंगर चिंटू जो है अपने पॉडकास्ट में ये बात कर रहे थे कि किस तरीके से ध्रुव राठी को और रवीश कुमार को रोका जाए। तो भैया उसकी शायद ये काट निकाल कर लेकर आए, लेकिन अगर टेक्निकल गुरुजी के बेसिस पे ये लोग ध्रुव राठी को रोकने की कोशिश कर रहे हैं तो भैया बहुत तगड़ी बेइज्जती होने वाली, क्योंकि टेक्निकल गुरुजी के खुद के व्यूज नहीं आ रहे। यहाँ पे आपकी स्क्रीन पर ये स्क्रीनशॉट दिखाना चाहता हूं। टेक्निकल गुरुजी के जो सब्सक्राइबर्स हैं वो 20 मिलियन से भी ऊपर हैं। यस, ध्रुव राठी से भी ज्यादा इनके सब्सक्राइबर्स है, लेकिन व्यूज जरा एक बार देख लो। 1 घंटे पहले 8,500 व्यूज, 1 दिन पहले 85,000 व्यूज, 2 दिन पहले 43,000 व्यूज, 3 दिन पहले 43,000 व्यूज, 3 दिन पहले 1,46,000 व्यूज। अच्छा, अब समझ में आया कि टेक्निकल गुरुजी इस टाइम पर ध्रुव राठी को गालियां क्यों दे रहे हैं, क्योंकि भैया व्यूज तो चाहिए ना। व्यूज कैसे आएंगे? ध्रुव राठी के नाम पर ही शायद आ जाए। अब बहुत सारे लोग यहां पर कूदेंगे फालतू में और ये बात बोलेंगे, अबे तू भी तो मोदी जी के ऊपर व्यूज लेता है। अबे मोदी जी के ऊपर मैं व्यूज नहीं लेता, मैं मोदी जी से सवाल खड़े करता हूं उनके सामने। अब अगर उन सवालों में सच्चाई है और जनता भी उन सवालों से रेजोनेट करती है, रिलेट करती है, तो उसके ऊपर व्यूज डेफिनेटली आते हैं। लेकिन किसी को गाली देकर व्यूज बटोरना ये निहायत ही बेवकूफी और गवार पन्ने का काम है, जैसे कि गुरुजी कर रहे हैं। वैसे गुरुजी के 25 मिलियन सब्सक्राइबर्स है, लेकिन वीडियो के ऊपर व्यूज हैं 80,000, 90,000, 1 लाख। अबे मेरे यहां पर अभी 1.5 मिलियन सब्सक्राइबर्स भी नहीं हुए, फिर भी गुरुजी से ज्यादा व्यूज मेरे चैनल के ऊपर आ रहे हैं। 25 मिलियन अगर मैं पहुंच गया तो पता नहीं क्या होगा भाई यहाँ पे। वैसे इससे याद आया कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन नहीं दबाया तो क्या सोच रहे हो भाई? इस तरीके के फर्जी गुरु घंटाल लोगों के 25 मिलियन सब्सक्राइबर हैं और हमारे यहाँ पर 2 मिलियन नहीं हो पा रहे। अब जरा आप खुद सोचो, ये जो बीजेपी आईटी सेल के लोग हैं, बीजेपी के लोग हैं, वो इस टेक्निकल गुरुजी के ऊपर रिलाई कर रहे हैं ध्रुव राठी से लड़ने के लिए। अबे भैया ध्रुव राठी के 1 घंटे या 10 मिनट में गुरुजी के पूरे चैनल से ज्यादा व्यूज आ जाते हैं। इसी साथ आगे बढ़ना चाहता हूं और ई लफड़ा यहां पर खत्म नहीं होता ध्रुव राठी और एलविश यादव का। भाई काफी पहले से चल रहा है, लेकिन कुछ फ्रेश अपडेट्स यहां पर निकल करके सामने आए हैं। ध्रुव राठी ने एलविश यादव को पूरी तरीके से एक्सपोज किया, उसके बाद एलविश यादव के पास एज यूजुअल जवाब ही नहीं था। तो रिसेंटली ध्रुव राठी ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे एक स्टोरी शेयर करी जहां पर एलविश यादव का एक वीडियो था, और इस वीडियो में एलविश यादव की बातों के लिए जरा मैं यहां पर स्लो क्लैप करना चाहता हूं। भाई सुनो क्या कह रहे हैं, कितनी महानता की बातें चल रही है यहां पर, मजे ही मजे। कितनी देर में आएगा खाना? 30 मिनट नहीं, मैं बहुत भूखा हूं, प्लीज थोड़ा जल्दी करा दो। अच्छा चलो, आधे घंटे में हो जाएगा, आधे घंटे में करा दो आप। जिस आदमी को 30 मिनट बहुत ज्यादा लग रहे हैं उसको आधा घंटा पूरी तरीके से परफेक्टली फाइन लग रहा है। इसलिए कहते हैं कि आपके नेता पढ़े लिखे होने चाहिए, क्योंकि आपके नेता पढ़े लिखे होंगे तो वो आपकी स्कूलिंग के ऊपर भी ध्यान दे पाएंगे। आपकी स्कूलिंग सही तरीके से होगी तो आपको पता चलेगा कि 30 मिनट और आधा घंटा इज द सेम। गजब बेइज्जती है। अब इस बात से हमारे एलविश भाई इतने ज्यादा बौखला गए कि उन्होंने ध्रुव राठी की एक एक करके वीडियोस ढूंढनी शुरू करी और अपने चमचों से बोला कि भाई ध्रुव राठी के ऊपर वीडियोस बनाओ, फलाना करो, ढिमकाना करो। तो किसी एक भाई साहब ने वीडियो बनाई ध्रुव राठी को एक्सपोज करते हुए, लेकिन खुद ही एक्सपोज हो गया। भाई आपको दिखाना चाहता हूं स्क्रीन के ऊपर, इंजीनियर एक्सप्लेन्स करके एक अकाउंट है ट्विटर पे, जहां पर एक वीडियो डाला गया कि ध्रुव राठी ने जो बात बोली है अपने रील्स के अंदर कि मोदी जी पहले से प्रधानमंत्री जो सबसे लोएस्ट मार्जिन से चुनाव यहां पर जीते हैं, उसको यहां पर एक्सपोज करने की बात करी गई और उसमें कहा गया कि ध्रुव राठी की कैलकुलेशन पूरी तरीके से गलत। इसके ऊपर कोट ट्वीट करते हुए एलविश भाई लिखते हैं, एजुकेशन ही कह दे ध्रुव राठी के लिए ये बात कही जाती है, लेकिन उसके नीचे जो रिप्लाई आता है पूरी तरीके से नेस्तो नाबूद। ध्रुव नीचे रिप्लाई करता है, परसेंटेज क्लास 7th में पढ़ाई जाती है, लेकिन जो लोग टीचर्स की रिस्पेक्ट करने के बजाय टीचर्स को सेट करने में लगे होते हैं वो ऐसे ही अनपढ़ रह जाते हैं।
ध्रुव राठी ने अपनी रील में परसेंटेज के बारे में बात करी थी, लेकिन यहां पर बात करी जा रही थी सिर्फ नंबर्स के बारे में कि देखो भाई ध्रुव राठी गलत बता रहा है, यहां पर तो ऐसा कुछ है ही नहीं। अब देखो एलवीश भाई, इस पूरे ई लफड़े के चक्कर में आपने अपनी बेइज्जती तो करवा ही ली है, लेकिन आपके साथ साथ वो जो छोटा मोटा कोई क्रिएटर है जिसने रील बना करके डाली होगी, उस बेचारे की कितनी बुरी तरीके से लंका लग जाएगी। क्या आपने इसके बारे में एक बार भी सोचा था? वो भी सोच रहा होगा यहां पर मैंने फालतू में ही उड़ता हुआ तीर ले लिया है। ये भगवान क्या जुल्म है। अब अगर आप लोग सोच रहे हो कि हर तरफ लफड़े ही चल रहे हैं, तो ऐसा नहीं है, कहीं पर लफड़े जो हैं वो सॉर्ट आउट भी हो रहे हैं। यहां पर मैं बात कर रहा हूं करण जौहर और कंगना रनौत के लफड़े के बारे में। यस, करण जौहर ने कंगना रनौत को सपोर्ट किया है, खुलेआम सपोर्ट किया है, और इसकी वीडियो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। कंगना रनौत वाले इंसिडेंट है वो याद आ गया, तो इस पर आपके क्या रिएक्शन? क्या बात है? देखिए, I do not support or condone any form of violence, verbal or physical. थैंक यू। मतलब अभी तक जिस कंगना रनौत की भर भर के मजाक उड़ाई जा रही थी, कंगना रनौत के एमपी बनने के तुरंत बाद ही यहां पर करण जौहर के वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। और अभी कह रहे हैं कि मैं किसी भी तरीके की वायलेंस को सपोर्ट नहीं करता। वैसे करण जौहर के स्टेटमेंट को देख करके साफ साफ ये समझ में आती है कि बॉलीवुड के लोग आखिरकार कितने ज्यादा स्पाइनलेस होते हैं। जरा सी पावर देखी नहीं सामने कि पैरों में पूरी तरीके से लोटे मारने लग जाते हैं। लेकिन इससे भी बड़ा सवाल ये निकल कर खड़ा होता है कि क्या करण जौहर अब कंगना रनौत के साथ कोई फिल्म बनाएंगे, और अगर बाय चांस बना भी दी तो क्या कंगना रनौत की वो फिल्म चलेगी? क्योंकि भैया पिछला ट्रैक रिकॉर्ड तो कुछ और ही कह रहा है यहाँ पे। मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है। चलो वैसे ये भी ठीक है कि कंगना रनौत की अब फिल्म चले ना चले, उनकी एक्टिंग का सही उपयोग तो अब किया जा रहा है, क्योंकि यार पॉलिटिक्स में ही एक्टिंग का सही उपयोग किया जाता है, फिल्मों के अंदर नहीं किया जाता आजकल। तो एक और वीडियो दिखाना चाहता हूं, सोशल मीडिया पे ये भी काफी ज्यादा ट्रेंड कर रहा है। वंदे भारत के अंदर जनरल पब्लिक एकदम से चढ़ गई, जिन्होंने उसकी टिकट नहीं खरीदी थी वो भी। उसके बाद क्या हुआ जरा देखो स्क्रीन के ऊपर। लखनऊ से हरिद्वार जा रही ये वंदे भारत एक्सप्रेस है। अश्विनी वैष्णव जी बहुत ज्यादा यहाँ पर माहिर हैं वीडियोस को एडिट करने के लिए। तो वैष्णव जी प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इस वीडियो को भी एडिट करके सारी भीड़ को यहां से गायब कर दो, तभी शायद ये वीडियो आप लोगों को किसी काम की रहेगी। लेकिन यार इस वीडियो को दिखाने के पीछे मेरा मेन पर्पस यहां पर ये कि गोदी मीडिया जो बातें आपको दिखाता है कि भैया वंदे भारत बहुत ही ग्रेट ट्रेन है, कुछ भी गड़बड़ यहां पर नहीं होती है, और रेलवे में एक रिवोल्यूशन लेकर के आ गए हैं मोदी जी, बहुत अच्छा इन्होंने काम कर दिया है। इन सब फर्जी नैरेटिव्स को खुद डबल चेक करने का काम किया करो, सोशल मीडिया पे जाकर सर्च किया करो या फिर गूगल पे जाकर सर्च किया करो, आपको पता चलेगा कि एक्चुअली में हमारे रेलवे सिस्टम की अभी तक भी सच्चाइयां क्या है। वैसे वंदे भारत तो कुछ भी नहीं, अब तो नई नई आने वाली है यहाँ पर नमो भारत, उसके ऊपर किस किस तरीके से नैरेटिव सेट किया जाएगा, मुझे तो ये सोच सोच के भी हंसी आ रही है। अब जाते जाते अगर आप सोच रहे हो कि मैंने मोदी जी की ज्यादा बात नहीं करी इस वीडियो के अंदर, तो ऐसा नहीं है। मोदी जी ने भी यहाँ पर कुछ सोशल मीडिया पे एक वीडियो डाली है, उसके बारे में बात करना चाहता हूं। यहाँ पर वृक्ष आसन के बारे में बात करी जा रही है। यस, जहां पर 10 प्रॉब्लम चल रही है हमारे देश के अंदर, आतंकवादी हमले हो रहे हैं रोज रोज कश्मीर में, मोदी जी इज टॉकिंग अबाउट वृक्ष आसन। और आपकी स्क्रीन पर ये वीडियो दिखाना चाहता हूं मोदी जी ने क्या शेयर किया वृक्ष आसन के ऊपर। यस, मोदी जी का ये सस्ता और छपड़ी टाइप का एनिमेशन मोदी जी ने शेयर किया है, जहां पर मोदी जी हमारे को वृक्ष आसन करके दिखाने वाले हैं। यस, मोदी जी काफी ज्यादा रियलिस्टिक लग रहे हैं। यहाँ पर मोदी जी की शक्ल को ऐसा देख के लग रहा है कि असली वाले मोदी जी भी नकली हैं। और ये क्या छोड़ रहे हैं, नाक से मोदी जी सांस छोड़ रहे हैं। अब मोदी जी पैर को ऊपर रख रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कहीं और से भी यहां से हवा छूट जाए। चुनाव खत्म होने के बाद इस तरीके की घटिया एनिमेशन को मोदी जी शेयर कर रहे हैं और कूल डूड बनने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे मोदी जी से एक सवाल पूछना चाहूंगा कि मोदी जी जब आप पिछले कई सालों से यहां पर योग कर रहे हो, तो आपको वृक्ष आसन के लिए एनिमेशन की जरूरत क्या पड़ गई यहाँ पे? अरे यार 2-3 दिन बाद आप जॉर्जिया मेलोनी से मिलने जाने वाले हो, एक आधा वृक्ष आसन आप ही लगा लेते जिससे कि थोड़ा सा टोन तो नजर आते उनके सामने। वैसे आपका क्या रिएक्शन है मोदी जी की छपड़ी एनिमेशन के ऊपर? उसके अलावा जितने भी लफड़े इस टाइम पर चल रहे हैं एनडीए में, उसके ऊपर अपनी भड़ास को नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूरी तरीके से निकाल डालो। और हाँ, अगर अगला बीजेपी के लफड़ों का वीडियो मिस ना करना हो तो नीचे सब्सक्राइब का बटन दबा के बेल आइकन जरूर दबा के जाना। मैं आपसे मुलाकात करूंगा इस चैनल के अगले वीडियो में।